हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज आवर पार्ट 2। ठीक है, जो हम कवर कर रहे थे हमारी हिस्ट्री अबाउट विजयनगर डायनेस्टी। ठीक है, तो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 था, उसका पार्ट 2 हम कवर कर रहे हैं। ये थीम्स की बुक नंबर 2 का है ये। ठीक है, इसमें हमारा दे रखा है धार्मिक केंद्र के बारे में। तो लास्ट टाइम जहाँ तक हमने कवर किया था, उसके बाद का आगे दे रखा है कि जो हमारी कैपिटल थी विजयनगरा, उसमें धार्मिक केंद्र को कैसे सिलेक्शन होता था। तो अब हम तुंगभद्रा नदी के तट से लगे शहर जो हमारी तुंगभद्रा रिवर थी, ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा, उसके नीचे लगे शहर के चट्टानी उत्तरी भाग की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं कि स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, जो वहाँ की लोकल जो भी मान्यताएं थी वहाँ की, उसके अकॉर्डिंगली ये पहाड़ियाँ रामायण में उल्लिखित बाली और सुग्रीव के वानर राज्य की रक्षा करती थी। ठीक, अदर मान्यताएं उनके अकॉर्डिंगली दिया है कि स्थानीय जो मातृ देवी थी उनकी पंपा देवी, आपको बता चुका हूँ, ने इन पहाड़ियों में विरूपाक्ष, जो राज्य के संरक्षक देवता और शिव का एक रूप माने जाते हैं, से विवाह के लिए तब किया था। किसने? पंपा देवी जी ने, जो कि एक गॉडेस है उनकी, विजयनगर डायनेस्टी के लोगों के लिए। आज तक ये विवाह विरूपाक्ष मंदिर में हर वर्ष धूमधाम से आयोजित किया जाता है। ठीक इन पहाड़ियों में विजयनगरा डायनेस्टी के पूर्वकालिक जैन मंदिर भी मिले हैं। दूसरे शब्दों में ये क्षेत्र कई धार्मिक मान्यताओं से संबंधित था। ठीक, जो इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण का एक लंबा इतिहास रहा है, जो पल्लवास, चालुक्य, होयसाला और चोल डायनेस्टी। होयसाला कहाँ थे? कर्नाटका में। ठीक, चोलास कहाँ थे? तमिलनाडु में ना, याद रखना। आमतौर पर शासक अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर निर्माण का प्रोत्साहन देते थे। ठीक, क्योंकि मंदिर से लोगों को लगता है कि वो भगवान से जुड़ सकते हैं थ्रू दिस वे। अक्सर देवता को व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप से जोड़ा जाता था। मंदिर शिक्षा के केंद्रों के रूप में भी कार्य करते थे। शासक और अन्य लोग मंदिर के रखरखाव के लिए भूमि या अन्य संपदा दान में देते थे। अतः मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एवं आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित हुए थे। ठीक, शासकों के दृष्टिकोण से मंदिरों का निर्माण, मरम्मत, उनका रखरखाव उनकी अपनी सत्ता, संपत्ति और निष्ठा के लिए समर्थन तथा मान्यता के लिए महत्वपूर्ण माध्यम थे। और ये पॉसिबल है कि विजयनगर के स्थान का चयन यहाँ विरूपाक्ष तथा पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित था। यहाँ तक कि विजयनगर के जो शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे, तो सभी राजकीय आदेशों पर सामान्यतः कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द अंकित होता था। ठीक, शासक देवताओं से अपने गहन संबंधों के संकेतक के रूप में बिरध हिंदू सूर ताराड़ा का प्रयोग भी करते थे। हिंदू सूर तराड़ा ये क्या है? ये अरबी भाषा के शब्द सुल्तान, जिसका अर्थ है राजा। ठीक, हिंदू सूर तराड़ा का मतलब है राजा का संस्कृत अनुवाद था, और सांस्कृतिक शाब्दिक रूप में इसका अर्थ था हिंदू सुल्तान। हिंदू सूर ताड़ा यानी कि हिंदू सुल्तान या फिर हिंदू राजा। विजयनगर के शासकों ने पूर्वकालिक परंपराओं को अपनाया था, उनमें नवीनता लाई थी और उन्हें आगे तक डेवलप किया था। अभी राजकीय यानी कि जो भी हमारे रूलर प्रतिकृति मूर्तियां हैं, उनको मंदिरों में प्रदर्शित की जाने लगी थी, और राजा की मंदिरों की यात्राओं को महत्वपूर्ण राजकीय अवसर माने जाने लगा, जिन पर साम्राज्य के महत्वपूर्ण नायक भी उसके साथ जाते थे। जैसे कि अभी की डेट में हमारे पीएम जी के साथ में कौन जाते हैं? हमारे चीफ ऑफ द, मतलब जो हमारे आर्मी वगैरह के चीफ होते हैं वो लोग जाते हैं। तो सिमिलरली उस टाइम पे जो किंग वगैरह रहते थे, उनके साथ नायक जाते थे, जो क्या होते थे? आर्मी चीफ होते थे। समझ गए? मिलिट्री चीफ बोल सकते हो। लेकिन अमर नायक कौन थे? ये क्वेश्चन आया हुआ है पीवाई। ये सैनिक कमांडर होते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे एक साम्राज्य की साम्राज्य विजयनगर, देखो ऐसे विस्तृत था पूरा, कितना अच्छा लग रहा है। एचडी मैंने तो, हाँ ये एचडी खोल गया अपना। टेम्पल अभी तो ये पूरा चेंज हो गया। तो गोपुरम और मंडप क्या होता है उस टाइम के अकॉर्डिंग? तो मंदिर स्थापित के संदर्भ में इस समय तक कई नए तत्व प्रकाश में आते हैं। इनमें विशाल स्तर पर बनाई गई संरचनाएं जो राजकीय सत्ता की घोतक थी, वो भी शामिल है। इनका सबसे अच्छा उदाहरण था राय गोपुरम अथवा राजकीय प्रवेश द्वार थे, जो अक्सर केंद्रीय देवालयों की मीनारों को बौना प्रतीत कराते थे, क्योंकि वो बहुत हाइट होते थे। तो जो देवालय वगैरह होते थे उनकी मीनार वगैरह छोटी लगती थी, और जो लंबी दूरी से ही मंदिर मंदिर के होने का प्रमाण देते थे, ऐसा कुछ लिखा ना ये। अच्छा, मंदिर के होने का संकेत देते थे। ओके,
ये पॉसिबिलिटी है कि शासकों की ताकत की याद भी दिलाते थे, जो इतनी ऊंची मीनारों के निर्माण के लिए आवश्यक साधन, उनकी टेक्निक और उनको कौशल जुटाने में सक्षम थे। अतः जो विशिष्ट अभिलक्षणों में मंडप और लंबे स्तरों वाले गलियारे जो अक्सर मंदिर परिसर में स्थित देव स्थलों के चारों ओर बने थे सम्मिलित हैं। अब बात करेंगे, अब हम दो मंदिरों की ओर सूक्ष्मता से देखते हैं, दैट इज योर विरूपाक्ष मंदिर एंड विट्ठल मंदिर। ठीक, ये दो मंदिर की बात है। तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ। हालांकि अभिलेखों से पता चलता है कि सबसे प्राचीन मंदिर 9वीं-10वीं शताब्दी का था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे कहीं अधिक बड़ा किया गया था। मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेव राय ने अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था। जब कृष्णदेव राय को कोरोनेशन हो रहा था, उस टाइम पे मुख्यमंत्री के सामने जो मंडप बनाया ना, वो बनवाया था हमारे कृष्णदेव राय जी ने विरूपाक्ष मंदिर में। ठीक, इसे सूक्ष्मता से उत्कीर्णित स्तंभों से सजाया गया था। पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी उसे ही दिया जाता है, और इन परिवर्तनों का अर्थ था कि केंद्रीय देवालय पूरे परिसर के एक छोटे भाग तक सीमित रह गया था। ओके, अब नीचे देखा कि मंदिर के सभागारों का प्रयोग विविध प्रकार के कार्यों के लिए होता था। ठीक इनमें से कुछ ऐसे थे जिनमें देवताओं की मूर्तियां, म्यूजिक, डांस और नाटकों के विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए रखी जाती थी। ठीक, अन्य सभागारों का प्रयोग देवी देवताओं के विवाह के उत्सव पर आनंद मनाने और कुछ अन्य का प्रयोग देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए होता था। इन अवसरों पर विशिष्ट मूर्तियों का प्रयोग होता था जो छोटे केंद्रीय देवालयों में स्थित स्थापित मूर्तियों से भिन्न होती थी। आज की डेट में ऐसे होता है ना यार, जैसे हम लोग करते हैं ना गणेश गणेश विसर्जन, गणपति पूजा तो घर पे मूर्तियां डिफरेंट होती हैं, और जो एक बड़ी सी स्टैचू से बनाई जाती है गणेश जी की। ठीक, पता नहीं कैसे बनी, छोड़ो, ये आर्ट बहुत खराब है। तो सेम वही स्ट्रक्चर था। दूसरा देव स्थल विट्ठल मंदिर भी रोचक है। यहाँ के प्रमुख देवता विट्ठल थे, जो सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के एक रूप के अवतार हैं। ठीक, विट्ठल जी कौन है? विष्णु जी के एक अवतार भगवान है। ठीक है, चिन जी का झूलता मंडप था ये। झूल क्या रहा है इसमें, छोड़ो, कभी रियल लाइफ में देखने जाओ तो बताना। तो हमारे जो वो देवता है हमारे विट्ठल थे, विष्णु जी के अवतार हैं। इस देवता की पूजा को कर्नाटक में आरंभ करना उन माध्यमों का द्योतक है जिनसे एक साम्राज्यिक संस्कृति के निर्माण के लिए विजयनगर के शासकों ने अलग अलग ट्रेडिशंस को आत्मसात किया। अन्य मंदिरों की तरह ही इस मंदिर में भी कई सभागार और रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर भी है। ठीक, मंदिर परिसरों की एक चारित्रिक विशेषता रथ गलियां हैं जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती हैं। इन गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया था और इनके दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप थे, जिनमें व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे। तो जिस प्रकार नायकों ने किलेबंदी की परंपराओं को जारी रखा था और अधिक व्यापार बनाया, ठीक वैसा ही उन्होंने मंदिर निर्माण की परंपराओं के संदर्भ में भी किया। यहाँ तक कि कुछ सबसे दर्शनीय गोपुरमों का निर्माण भी स्थानीय नायकों द्वारा किया गया था। मत जानना, वहाँ के लोकल नायक, वहाँ के लोकल आर्मी चीफ। महलों, मंदिरों तथा बाजारों का अंकन की बात बताते हैं उस टाइम पे। तो हमने विजयनगर के विषय में जानकारी के भंडार का विश्लेषण किया था। फोटोग्राफ, नक्शे, संरचना की खड़े रेखाचित्र, मूर्तियां, स्टैचूज वगैरह। तो ये सब कैसे खोजा गया? तो लॉर्ड मैकेंजी द्वारा किए गए आरंभिक सर्वेक्षणों की यात्रा बाद यात्रा वृत्तांत मतलब यात्रा बताई गई और अभिलेखों से मिली जानकारी को एक साथ जोड़ा गया तो पता लगा कि 20वीं सेंचुरी में इस स्थान का संरक्षण भारतीय एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा कर्नाटक का जो लोकल आर्कियोलॉजिकल है और वहाँ का म्यूजियम उसके द्वारा किया गया। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली। ये कहाँ है? हम्पी, कर्नाटक में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तदुपरांत 1980s के दशक के आरंभ में विविध प्रकार के अभिलेखन प्रयोग से व्यापक और गहन सर्वेक्षणों के माध्यम से विजयनगर से मिले भौतिक अवशेषों के सूक्ष्मता से प्रलेखन की महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ किया गया। अप्रॉक्स 20th सेंचुरी के काल में ही पूरे विश्व के दर्जनों विद्वानों ने इस जानकारी को इकट्ठा और संरचित करने का काम किया। इस विस्तृत प्रक्रिया के सिर्फ एक हिस्से को बारीकी से देखते हैं, यह है मानचित्र निर्माण। ये यहाँ पे दे रखा होगा, उसमें दे रखा कि ये वर्गाकार भागों में बांटा गया और प्रत्येक वर्ण को वर्णमाला के एक अक्षर से इंगित किया गया। ठीक, जैसे ABCDFG ऐसे करके। तो फिर इन छोटे वर्गों को पुनः और भी छोटे वर्गों के समूह में बांटा गया, लेकिन इतना काफी नहीं था। आगे फिर छोटे वर्गों को और फिर छोटी इकाइयों में बांटा गया, मतलब ये बांटा, उसके बाद फिर इनको बांटा, उसके बाद इनको जो बना उसके अंदर बांटा। तो जैसा कि हम आप देख सकते हैं कि यह गहन सर्वेक्षण बहुत परिश्रम से किए गए थे और इनसे हजारों संरचनाओं के अंशों, छोटे देवस्थलों और आवासों से लेकर विशाल मंदिरों तक को पुनः उजागर किया गया। उनका प्रलेखन भी किया गया। इसके इस सब के कारण सड़कों
रास्तों, बाजारों आदि के अवशेषों का पुनः प्राप्त किया जा सका। इन सभी की स्थिति की पहचान स्तंभ, आधारों तथा मंचों के माध्यम से की गई है। एक समय जो बाजार जीवन थे उनका बस ये अब यही कुछ बचा हुआ, मतलब उस टाइम को बताया गया। जॉन एम फ्रिडिज, जो जॉर्ज मिशेल तथा एम एस नागराव राव जिन्होंने इस स्थान पर बरसों तक काम किया था, उन्होंने जो लिखा वह याद रखना महत्वपूर्ण है। क्या है? विजयनगर के स्मारकों के अपने अध्ययन में हमें नष्ट हो चुकी लकड़ी की वस्तुएं, स्तंभ, टेक, ब्रैकेट, धरन, भीतरी छत, लटकते हुए छज्जों के अंदरूनी भाग तथा मीनारों की पूरी श्रेणी की कल्पना करनी पड़ती है, जो प्लास्टर से सजाए और संभवतः चटकीले रंगों से चित्रित थे। ये किसने बोला था? जॉन एम फ्रिटिज, जॉर्ज मिशेल और एम एस नागराज राव, तो उन्होंने ये इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया। तो जॉन, जॉर्ज और एम एस, ऐसे थोड़ी सी नॉन वेस्टिक कैसे बना सकते हो? जॉन और जॉर्ज का एमएमएस लीक हो गया ऐसे बना सकते हो आप, आपको याद हो जाएगा बस। जॉन एम ब्रिटिश, जॉर्ज मिशेल और एम एस नागराज। हालांकि लकड़ी की संरचना अब नहीं है और केवल पत्थर की संरचना अस्तित्व में है। यात्री द्वारा पीछे छोड़े गए विवरण उस समय के स्पंदन से पूरे जीवन के कुछ आयामों को पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं, सब बता रखा है। छोड़ो, यहाँ पे कोई स्टोरी दे रखी है। तो पेश बाजार का एक सजीव चित्र क्या देता है, बाजार कैसे होते थे। आगे जाने पर एक चौड़ी और सुंदर गली पाते हैं, से जाके फिर ऐसे चौड़ी और सुंदर गली है। इस गली में कई व्यापारी रहते हैं और वहां आप सभी प्रकार के माणिक्य और हीरे, पन्ने और मोती और छोटे मोती, वस्त्र, पृथ्वी पर होने वाली हर वस्तु जिसे आप खरीदना चाहेंगे पाएंगे। फिर हर शाम को आप एक मेला देख सकते हैं जहाँ से कई सामान्य घोड़े, टट्टू और कई तरह तुरंज और नींबू, संतरे, अंगूर और उद्यान में उगने वाली हर प्रकार की वस्तुएं, लकड़ी मिलती हैं, इस गली में आपको मिल जाएंगी। और सामान्य रूप से वह शहर का वर्णन विश्व के सबसे अच्छे समरण वाले शहर के रूप में करता है, जहाँ बाजार चावल, गेहूं, अनाज, भारतीय मकई और कुछ मात्रा में जौ, सेब, मूंग, दालें, चना, काला चना वगैरह वगैरह जैसे खाद्य पदार्थों से भरे रहते थे, जो सभी सस्ते दामों पर तथा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते थे। फरनाव नूनिश के अकॉर्डिंगली विजयनगर के बाजार प्रचुर मात्रा में फलों, अंगूर, संतरे, नींबू, अनार, कटहल और आम से भरे रहते थे और सभी बहुत सस्ते। बाजारों में मांस भी बड़ी मात्रा में बिकता था। नूनिश उल्लेख करता है कि भेड़ बकरी का मांस, सुअर, मृग मांस, तीतर मांस, खरगोश, कबूतर, बटेर और सभी प्रकार के पक्षी, चिड़िया, चूहे, बिल्लियां और छिपकलियां बिस्नाग, मतलब विजयनगर के बाजारों में बिकते थे। मतलब ये तो ठीक था, चिड़िया, चूहे, बिल्लियां, छिपकलियां, इनको भी नहीं छोड़ा। उत्तरों की खोज में प्रश्न। सुरक्षित भवन हमें उन तरीकों के विषय में बताते हैं जिनसे स्थानों को व्यवस्थित किया गया और उन्हें प्रयोग में लाया गया। वह हमें यह भी बताते हैं कि किन वस्तुओं और तकनीकों से उनका निर्माण किया गया और कैसे किया गया। उदाहरण के लिए किसी शहर की किलेबंदी के अध्ययन से हम उसकी प्रतिरक्षण आवश्यकताओं और सामरिक तैयारी को समझ सकते हैं। यदि हम उनकी अन्य स्थानों के भवनों से तुलना करें तो भवन हमें विचारों के फैलाव और सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में भी बताते हैं। वे उन विचारों को जाहिर करते हैं जो निर्माणकर्ता या प्रश्नदाता व्यक्त करना चाहते थे। वे अक्सर ऐसे चिन्हों से परिपूर्ण रहते थे जो उनके सांस्कृतिक संदर्भ को परिणाम देते सॉरी होते हैं। इन्हें हम समझ सकते हैं जब हम अन्य सोर्सेज जैसे कि लिटरेचर, इंस्क्रिप्शन और लोक प्रचलित जो भी ट्रेडिशन है उनसे मिली जानकारी को छोड़ो। स्थापत्य तथ्यों के परीक्षण हमें ये नहीं बताते कि सामान्य पुरुष, महिलाएं और बच्चे जो शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या का एक बड़ा भाग थे, इन प्रभावशाली भवनों के विषय में क्या सोचते थे। क्या उनकी शाही केंद्र अथवा धार्मिक केंद्र की किसी भी भाग में पहुंच हो सकती थी? क्या वे मूर्ति के सामने से तेजी से निकल जाते अथवा देखने के लिए रुकते, सोचते, उनके जटिल प्रतीक चित्रण को समझने का प्रयास करते? और वे लोग जिन्होंने इन विशाल निर्माण परियोजना का कार्य किया था, छोड़ो। कृष्णदेव राय के बारे में बताया गया कि परिदृश्य की कुछ समस्याओं को पुनः याद करने के लिए तमिलनाडु में चिदम्बरम के मंदिर में गोपुरम में रखी कृष्णदेव राय की इस सुंदर प्रतिमा को देखिए। ये कृष्णदेव राय, स्वाभाविक है कि इस शासक इसी रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता था। और पेश राजा का वर्णन कुछ इस प्रकार है कि मजला का मतलब ज्यादा हाइट नहीं थी, गोरा रंग, अच्छी काठी, कुछ मोटा, राजा के चेहरे पर चेचक के दाग। तो ये वजह कृष्णदेव राय। तो ये हमारा चैप्टर खत्म होता है।
अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं एक काम कर सकता हूँ, जैसे इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ना, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, या फिर जस्ट, हाँ जी। तो हम बात करते हैं विजयनगर डायनेस्टी के बारे में, ठीक है, एम्पायर के बारे में। इसके बारे में बता देता हूँ शॉर्ट में। इसमें चार थे हमारे, कौन? चार थे। डायनेस्टी नंबर 1 संगम, ठीक। पहली थी, दूसरी थी सुलुभ, ये लिख लेना आप लोग, ये क्रिप्स है। तीसरी थी तुलुभ, और चौथी थी अराबेडु। बस इनके फाउंडर के नाम लिख लो आप, ठीक। संगम बाई हरिहर एंड बुक्का ब्रदर्स, ठीक। सुलुभ बाई सॉरी, नरसिंह सुलुभ, ठीक। ये मैं फाउंडर लिख रहा हूँ यहाँ पे। तुलुभ भाई वीर नरसिंह, ठीक है। इसका फेमस किंग कौन था? कृष्ण देव राय, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको टाइटल क्या मिला था? बहुत सारे हैं, आंध्र भोज, आंध्र पितामह, अभिनव भोज, कन्नड़ राज्य राज, राम रमन अरावेडू हमारा जो कहते हैं लास्ट डायनेस्टी थी, उसके थे अलिया राम राय। कहाँ गया? आलिया राम राय। या फिर जितने भी रंगा नाम के कैरेक्टर होंगे ना, वो सारे के सारे आपको अरावली डायनेस्टी में मिलेंगे, ठीक। इसी के टाइम पे हुआ था हमारा राक्षसी तांगड़ी वॉर, या फिर वॉर ऑफ तालीकोटा, ठीक। इसके अलावा कृष्णदेव राय के टाइम पे आया था हमारा डोमियांगो पास, अल्फांसो दी अल्बुकर्क, ठीक। और अभी पूछते हैं कि विजयनगर एम्पायर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पावरफुल डायनेस्टी कौन सी थी, तो पता है उसकी कौन सी थी? ये थी हमारी तुगलक डायनेस्टी, क्योंकि उसका किंग बहुत वो था, तो सबसे ज्यादा पावरफुल ये वाली डायनेस्टी थी हमारी तुगलक डायनेस्टी, ठीक। तो छोड़ो यार, इतना ही कर लेते हैं, ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। ये आपको पता ही है, ये सीरीज है, ऐसे कौन आया ये देख लेना, क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। अभी लास्ट ईयर एक बार क्वेश्चन आया था कृष्ण देव राय के उससे रिलेटेड, क्योंकि क्योंकि इनका एक इंस्क्रिप्शन मिला था जिसमें इनकी डेट ऑफ डेथ मेंशन थी। डेट ऑफ डेथ क्या दी इनकी? 17 अक्टूबर 1529, आई गेस 2021 का सीएपीएफ, सॉरी सीडीएस 2 2021 में ये क्वेश्चन आया था। क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं आया था कि उनकी डेट ऑफ डेथ क्या है, बट चूंकि उनके नाम का इंस्क्रिप्शन मिला, तो इसी में से कहीं से क्वेश्चन आया था, ठीक। पूरे विजयनगर एम्पायर में से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आया था, मुझे याद नहीं क्या क्वेश्चन था। तो हिस्ट्री बस ऐसे रिलेट करते हैं वो लोग, और कुछ नहीं करते। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही यार, बाकी आप लोग करो। इसका पार्ट दोनों खत्म हो गए। अब हम चैप्टर 4 लेके आएंगे इसके बाद। दो चैप्टर और हैं, उसका खत्म करते हैं, बुक 2 और बुक 3 भी फटाफट। इंग्लिश में पहले ही शुरू कर रहा हूँ, बाकी साइंस का पोर्शन स्टार्ट करेंगे, ओके। डोंट वरी, सारा सिलेबस हम कंप्लीट कर लेंगे टिल जनवरी लास्ट, या फिर फेब स्टार्टिंग तक, क्योंकि उसके बाद हमें मिनिमम 1 to 2 मंथ कंटिन्यू रिवीजन रिवीजन रिवीजन, क्योंकि वही होगा हमारा जो की फैक्टर होगा, ठीक। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एनसीईआरटी की चैप्टर, हर एक चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट वीडियो डाल दूंगा, फॉर मतलब 5 से 10 मिनट का, उसमें सिर्फ और सिर्फ पूरी एनसीईआरटी उस एनसीईआरटी उस पर्टिकुलर चैप्टर का क्रिस्प होगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ध्यान रखो अपना, बाय बाय।